नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वर्तमान में कैबिनेट में मिनिस्टर और कोतमा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे दिलीप जायसवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है जायसवाल जी। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई। दिवाली, धनतेरस, भाई दूज, गोवर्धन पूजा की व छठ पूजा की भी बहुत बहुत बधाई। वह आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को और मेरे क्षेत्रवासियों को भी, उनको भी सादर नमस्कार। तो दिलीप जायसवाल जी अनूपपुर जिले की कोतमा विधानसभा के बिजूरी गांव में जन्मे और उसके बाद स्कूल लाइफ से ही राजनीति में उनका प्रवेश हुआ, संघ और संघ से जुड़े हुए अनुषांगिक संगठनों के जरिए, और लगातार वो जनता के बीच में रहे। और जहां तक मैं उनके बारे में जानता हूं, उनके मन में स्वयं कुछ बनने की महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन डेस्टिनी उन्हें चुनावी राजनीति तक ले आई। इसके बाद 2008 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, विधायक बने। 2013 में टिकट नहीं मिला, 2018 में स्थानीय समीकरणों के हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2023 में वो फिर पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरे, जीते, और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए मध्य प्रदेश सरकार में डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ग्रामीण और कुटीर उद्योग का जिम्मा दिया। तो ये जो जिम्मेदारी आपको मिली, स्कूल लाइफ में राजनीति से लेकर यहां तक पहुंचने का जो क्रम रहा, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। बहुत लंबा विषय आपने पूछ लिया है, लेकिन संक्षेप में बताना चाहूँगा। निश्चित तौर पे मैं जहाँ जन्म हुआ मेरा, बहुत छोटी जगह। पहले जब जन्मे तो ग्राम पंचायत ही थी, आज की तारीख तो नगर पालिका हो चुकी है। वो कोयलांचल एरिया है। और जन्म से जैसे शिक्षा में आया शुरू से ही, तो मालूम नहीं क्यों कांग्रेस के लोगों की गतिविधियाँ और जो देखता था उनका मैं, तो मुझे नहीं लगता था कि ये पार्टी अच्छी है। और फिर मैं जब विद्यालय में था तो उस समय भी विद्यालय के लिए छात्र हित में कुछ न कुछ करते रहता रहा। जब हम पढ़ते रहे वहाँ पर विद्यालय में, तो हमारे यहाँ 11th उस समय बोर्ड हुआ करता रहा, तो उसका भी सेंटर नहीं था, कोतमा जाना पड़ता था। तो क्लासेस थे, बहनें भी पढ़ती थी, हम भी पढ़ते थे। और उस समय इतना ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जाने आने के भी साधन कम थे, और कोतमा में कोई ऐसा जगह भी नहीं था कि हम कहीं रुक सके जा किसी न किसी घर में। तो खासतौर लड़कियों के साथ बहुत दिक्कत आती थी। तो इसके लिए मैंने प्रिंसिपल से अपने यहाँ बात किया। उस समय के हमारे प्रिंसिपल थे RD जोशी जी, उनसे बात किया, भाई यहीं सेंटर बनाने के लिए भवन है, सब कुछ है, आप कुछ करिए। तो वो थोड़ा सा, लेकिन उनसे कुछ उसको लेकर के कुछ बात विवाद भी हुआ। फिर नगर में बैठक भी हुई उसको लेकर के, सब भ्रांत लोग साथ में, टीचर साथ में, उनके साथ में। फिर राजनीति वर्ग ने हम लिख पढ़ के भेजते हैं। वहाँ से फिर बोर्ड के लिए आ गया कि ठीक है, इसको बनाने के लिए इतने छात्र की संख्या चाहिए और इतना पैसा शुल्क चाहिए। छात्र संख्या कुछ कम था, तो हम बगल के एक हायर सेकेंडरी स्कूल और थी कोठी, वहाँ के प्रिंसिपल से लिखवा के ले आए कि नहीं, अगर बिजूरी बोर्ड हो जाएगा तो हमारे बच्चों को सुविधा रहेगी। तो वो सहमति मिला। पैसा जमा करने की बात आई, 1500 रुपया कौन देगा, पैसा था नहीं। तो मैंने अपने विद्यार्थियों से, अपने सहपाठियों से बोला, यार सब लोग कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं और देते हैं। तो ऐसा करके उनसे कुछ, और फिर जो घटा बढ़ा, तो चूँकि मैं जब कक्षा 9 का छात्र था, तो मैं साथ साथ में कुछ ना कुछ व्यवसाय भी करता था। अच्छा। हाँ, पिताजी मेरे गल्ले का व्यवसाय करते थे, राशन की। 2-3 बाजार जाते थे, कोई छोटी जगह था, बाजार मार्केट से बाजार जाते थे। अचानक उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने के कारण फिर ये हुआ कि कौन करेगा घर पे। मेरे बाकी भाई मेरे से जो बड़े थे वो कपड़े का काम देखते थे। तो ये लगा कि अगर इसको हम बंद करेंगे तो हमारी जो उधारी फैली वो डूब जाएगी। व्यापारी का जो पैसा देना हो तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो महाजनी खराब होगी। तो फिर गाड़ी, जो हमारे बैलगाड़ी इस उसमें होता था, सामान वामान ले जाना, ट्रैक्टर वैक्टर कुछ नहीं था। तो उन वर्करों ने बोला कि नहीं, आप चलो, बाकी सब हम करेंगे। हाँ, तो वो ऐसा हुआ। तो बिजनेस भी करता रहा, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन। तो जेब में पैसा हमेशा रहता रहा मेरे, उस समय जब स्कूल जाता था। बोला जो घटेगा फिर मैं दूंगा। ऐसा करके हमने 1500 रुपया जमा किया। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा शहर में 11वीं बोर्ड एग्ज़ाम सेंटर हुआ।
तो इस प्रकार की सोच मेरे बचपन से रहती रही, कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। और जब मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छा 9 का छात्र था मैं, हमारे यहाँ उस समय संघ भी नहीं था, कोई दल से जुड़ा भी नहीं था। लेकिन मीसा के बाद इमरजेंसी जब लगी तो 75 में जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी की जो बर्बरता थी वो भी मैंने देखा अपनी आंखों से, क्योंकि 61 का मेरा जन्म है, 75 में लगा तो 14 साल का तो था ही मैं, कुछ तो समझ सकता था कि क्या हो रहा है। तो 77 जो इलेक्शन आया तब मुझे लगा नहीं, जनता पार्टी जो बनी है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, और जिसका चुनाव चिन्ह हलदर किसान है, तो इसको ही सपोर्ट करता है। तो जो भी मेरे सहपाठी थे, मेरे मित्र थे, उनसे सबके साथ मिलकर हमने जनता पार्टी के लिए काम किया। और मूल बूथ जो था हमारे यहाँ का बिजुरी का, उस बूथ में मैं स्वयं भी पोलिंग एजेंट था। हाँ, तो इस प्रकार से राजनीति में तो कक्षा 9-10 में जब रहा हूँगा मेरे 77 में, तो तभी से मेरा एक प्रकार से इंटरेस्ट तो बचपन से ही था, जैसे बताया स्कूल में भी ये करता रहा। फिर जब कॉलेज से हमने निकले तो फिर मुझे लगा कि भाई अब कोई ना कोई चलो दल में, तो मेरे घर में समाजवादियों का खूब आना जाना रहता रहा। जैसे मेरे शहर के थे जुगल किशोर गुप्ता जी, स्वर्गीय हो गए अब, और वो मीशाबंदी भी रहे, और वो अनूपपुर से विधायक रहे, उस समय अनूपपुर जनरल सीट थी, तो उनका भी खूब मेरे घर में आना जाना था। मेरे पिताजी के अच्छे सहपाठी थे वो, उनके कारण हमारे यहाँ के समाजवादियों के सबसे अच्छे नेता रीवा शंभा के माने जाते थे जमुना प्रसाद शास्त्री जी, जिनका लोगों के हितों में लड़ाई करते करते दोनों आँख के ब्लाइंड भी हो गए थे वो। एक गोवा आंदोलन में हुआ था और एक हमारे क्षेत्र में ही कोल माइंस के मजदूरों के हितों में कुछ मांग को लेकर अनशन किए थे 20-22 दिन, तो उसके दूसरी आँख चली गई उनकी। तो ऐसे त्यागी पुरुष थे, वो भी आते रहे। आपके रघु ठाकुर जी सागर से, वो भी आ जाते रहे उनके विधायक जी के चलते मेरे घर पे। एक आध दो बार अपने स्कूटर से मैंने उनको लेकर गया कहीं मीटिंग वूटिंग छोड़ने उड़ने। लेकिन जब बात आई ज्वाइन करने की, तो भले ये सब आते रहे मेरे घर में, लेकिन मैं सोचता नहीं यार, मैं विचार करके ही करूँगा। और मुझे शुरू से ही जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम संचालक थे डॉक्टर बलिराम केशवराव हेडगेवार जी, उनकी रौबदार मूछ और उसके नीचे एक स्लोगन लिखा रहता रहा कि गर्व से कहो हिंदू है, वो मुझे बहुत प्रेरित करता रहा। तो बोलता रहा ये किस पार्टी के हैं, ये पूछता रहा मैं। फिर बगल में मनेंद्रगढ़ था, उससे मध्य प्रदेश से अब तो छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ हमारा खूब आना जाना रहा। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का काम करते रहे लोग, शशि भूषण अग्रवाल जी, कोतमा में थे अवधेश तामकार जी, रामरुच सराफ जी, अब तो है नहीं चाहे रामरुच जी, तो इनसे मैंने संपर्क करके और फिर कुछ साहित्य वाहित्य भी लिया, पढ़ा वढ़ा, देखा वखा। और उसके बाद फिर मैं कोतमा, चूँकि हमारा ज़िले के अनुसार कोतमा हमारे ज़िले में आता रहा, मंगल सरगुजा जिले में आता रहा, तो कोतमा मैंने जा करके 81 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया। 1 रुपये की सदस्यता होती रही, कॉपी होती रही, हार्ड कॉपी। और फिर मैंने सदस्यता लेने के बाद अवधेश तामकार जी से बोला क्या इसकी बुक भी मुझको मिलेगी, तो 4 बुक भी उन्होंने दिया मुझे। बोले इसको बना करके और कटिंग पूरा करके आप पूरा इसको आपको वापस करेंगे पैसा सहित, घुमाएंगे नहीं। उसको बनाया मैंने। तो इस प्रकार से मेरा भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हो गया। और मैंने अपने इष्ट मित्र जहाँ भी रहे, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो रहा है वैसे रूप से कांग्रेसियों का गढ़ रहा, या दूसरा कोई था समाजवादियों का था, भाजपा का कोई काम नहीं था हमारे यहाँ। तो मैंने अपने इष्ट मित्रों को बनाया वहाँ पर। और फिर उसके बाद चुनाव आ गया 84 में, पहले लोकसभा का। तो वो चुनाव जो था, इंदिरा जी की चूंकि हत्या हुई थी, तो एक तो सहानुभूति और दूसरा कांग्रेसियों का टेरर भी बहुत था, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने सिखों के साथ बर्बरता करके उनके साथ घटनाएं की, पूरे देश भर में किया था। तो उसके कारण आम मानस में डर भी बहुत था कि अगर हम कांग्रेस के विरोध में कुछ करेंगे तो हमारे साथ कोई घटना ना हो जाए। इस प्रकार का टेरर भी था और सहानुभूति भी थी, दोनों बातें थी, उन्होंने बटोर रखा था। तो उसमें हमारी जमानत तो जब्त हो गई थी, हार गए थे हम लोग। 84 का लोकसभा भी हारे और फिर 85 विधानसभा हुआ तो वो भी हारे। लेकिन एक मन मन में ही संकल्प आया कि यार अगला इलेक्शन जो होगा वो मैं जिताऊंगा भाजपा को।
है ना, ये मेरे मन में रहा। क्योंकि इसलिए मन में ऐसा आया कि मैंने जहाँ जहाँ पर भी जितने बूथ में मैंने सदस्य बनाया लोगों को और जहाँ जहाँ पोलिंग एजेंट बैठाया, हर पोलिंग बूथ पे हमको कुछ ना कुछ वोट मिले, कहीं 10 मिले, कहीं 20 मिले, कहीं 25 मिले, कहीं 5 मिले, लेकिन हर जगह वोट मिला। तो मुझे लगा कि जिन व्यक्तियों को मैंने चयन किया वो व्यक्ति सही थे, उनको थोड़ा और प्रेरित करूँ तो हमारा काम बढ़ जाएगा। ये वो बात करके फिर उसके बाद मैंने और बढ़ाता रहा। संयोग से 90 का जो इलेक्शन आया तो समझौते में लड़ा गया चुनाव जनता दल से और भाजपा का। तो हमारे शहडोल जिले में 8 विधानसभा होता है और 1 लोकसभा। तो जनता दल के हिस्से में 1 लोकसभा दी गई और 3 विधानसभा दिया गया और 5 विधानसभा भाजपा ने बोला हम लड़ेंगे। ये संयोग रहा कि कोतमा विधानसभा भाजपा के हिस्से में आ गई, लेकिन ये दुर्भाग्य भी रहा कि वहाँ पर जनता दल के लोगों ने निर्दलीय अपना कैंडिडेट लड़ा दिया उन्होंने। हाँ, टिकट तो नहीं मिली उनको, लेकिन निर्दलीय लड़ा दिया। और निर्दलीय में जो सिंबल मिला उनको वो मिला स्वास्तिक गोले के अंदर, तो वो भी चक्कर टाइप ही दिखता रहा। तो बड़ा टफ कंडीशन था और स्थिति ये बनी चुनाव में कि कांग्रेस तो तीसरे स्थान में चली गई। हाँ, चुनाव समय से दिखने लगा तो वो तो कहीं लड़ाई में नहीं है। अब लड़ाई भी ये हो कि भाजपा और समाजवादियों जनता दल में ही लड़ाई है। लेकिन ईश्वर बहुत प्रण प्राण से लग के हम लोगों ने सब यूथ टीम ही थी उस समय, और ईश्वर की कृपा ऐसे हुई कि हम 2200 वोट से अपना कैंडिडेट जिताने में सफलता हमको मिली। तो वहाँ से मेरा मन और अच्छा हुआ कि नहीं, अब तो हमको आगे बढ़ के काम करना है और पार्टी के लिए काम करना है, खूब काम करना है। और चूंकि उसके पहले भी एक घटना ऐसी हुई थी, ये 11 जून 86 की बात है। 11 जून 86 में अटल जी हमारे आए थे शहडोल में सभा करने, तो मैं भी गया था उसमें। तो उसके पहले कुछ दिन पहले ही उस समय हमारे महाकौशल प्रांत के संगठन मंत्री हुआ करते रहे मनोहर लाल और एक अपने देश पांडे जी थे, सहस्त्र बुद्धे जी थे, मनोहर लाल सहस्त्र बुद्धे जी, और एक थे नारायण प्रसाद गुप्ता जी। ये मेरे पास आए थे अप्रैल के महीने में, है ना, 86 में जून में, और आए थे तेंदुपत्ता आंदोलन चलाने के लिए, धन संग्रह करने के लिए। तो उनको पता चला कि बिजुली में एक कार्यकर्ता है। तो जब उतनी दूर से आए तो मुझे बड़ा वो लगा कि बतलाओ, एक कार्यकर्ता इसके लिए उतनी दूर से आए, चलो उसके पास चलते, वो भी धन संग्रह मदद करेगा। और जो भी मुझसे हो सका मैंने तत्काल करा करके और उनको दिया। तो बड़े प्रसन्न रहे मेरे सक्रियता से वो। और जब हम 26 मतलब जब अटल जी आए थे 86 में 11 जून को, तो कार्यक्रम होने के बाद जब स्टेशन गए छोड़ने के लिए, उत्कल कलिंग ट्रेन से उन्हें ग्वालियर आना था, तो जैसे देखते हैं मनोहर सहस्त्र बुद्धे जी, नाना जी, तो मुझे एकदम गले से लगाते हैं, बड़ा मतलब वो किए। और पटवा जी खड़े थे तो बोले बहुत अच्छा लड़का है ये, बहुत अच्छा कार्य करता है, ऐसा बोले बहुत अच्छा कार्य करता है। पटवा जी ने मुझे बड़ा रिस्पेक्ट दिया, उनके बताए अनुसार। अटल जी देख रहे थे, फिर मैंने अपनी डायरी बढ़ाई अटल जी की तरफ ऑटोग्राफ के लिए। तो अटल जी जैसा नाम देखते हैं तो बोलते दिलीप कुमार। तो बोले कौन वाले? तो मैं बोला आप वाले। फिर उन्होंने देखा बिजुरी नगर भाजपा अध्यक्ष। तो उन्होंने 3 बार पूछा, नगर भाजपा अध्यक्ष? बोला जी। भाजपा अध्यक्ष? बोला जी। उनको क्योंकि ये लग रहा था कि अभी बिल्कुल छोटा दिख रहा है, ये तो युवा मोर्चे में होगा। तो बोले भाजपा? जी भाजपा में अध्यक्ष हूँ। तो बोले बिजुरी कहाँ पर? उन्होंने बताया कि अपने शहडोल जिला के बिल्कुल अंतिम छोर है, और उधर सरगुजा और बिलासपुर जिले को टच करता है, बॉर्डर 2 जिले को। अटल जी ने काफ़ी देर तक बड़े अच्छे से मेरे से बात किया। तो उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारे इतने बड़े नेता, मतलब जो मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता से कम उस प्लेटफॉर्म में 10-50 कार्यकर्ता खड़े रहे होंगे, लेकिन मेरे को इतना बात, उन्होंने इतना अपना प्यार दिया, इतना वो बात किया। तो मैं बोला यार आज के बाद से तो अब मैं कभी भी नहीं
इस दल के लिए पूरा प्रण प्राण से चाहे जो करना पड़ेगा हम करेंगे, इस पार्टी को उठाएंगे। तो वो एक तो दिमाग में रहा मेरे बात, और पहले ही बताया जैसे 85 के चुनाव आने वाले दिमाग में रहा जीतना। फिर अटल जी के मिलने के बाद जो उनसे एक और ऊर्जा मिला, फिर हम 90 में चुनाव जीते। जीतने के बाद ये रहा कि यार ठीक है, भाजपा तो जिता ली हमने, लेकिन हमारा जो मूल है उसमें विस्तार होना चाहिए। तो क्योंकि संघ का कोई काम नहीं था हमारे यहाँ, तो उस समय राजकुमार जैन जी हमारे अनूपपुर के जिला प्रचारक होते रहे, उनसे संपर्क किया, बुलाया मैंने, भाई संघ की शाखा वाखा लगवाइए, हम लोग को बताइए। फिर वहाँ शाखा हमने ज्वाइन किया, शाखा लगाना शुरू किया। फिर ये हुआ कि हमारे बैठने के लिए एक स्थान होना चाहिए, तो उसी के एक विंग है विद्या भारती। तो संयोग से रोशन लाल जी सक्सेना जब रहे नहीं दुनिया में, उनका बड़ा योगदान रहता रहा, और शिशु मंदिर का तो जनक माने जाते हैं। तो उनके संपर्क में संयोग से पहुंच गया मैं, और उससे बहुत प्रभावित रहा मैं। तो फिर मैं शिशु मंदिर घर में भी बातचीत किया भाइयों से, तो एक हमारा मकान खाली था, तो अपना मकान हमने डोनेट किया कि इसमें शिशु मंदिर चलाया जाए 5 साल के लिए, फिर जब बन जाएगा तो ठीक है। तो भी घर के लोगों ने दे दिया, बोले ठीक है। तो शिशु मंदिर शुरू करवाए। तो और आज मैं कह सकता हूँ कि आज हमारे यहाँ तो खुद की अपनी बिल्डिंग है, खुद का सब कुछ है, और संभाग का सबसे अच्छा स्कूल मैं कह सकता हूँ, बिजुरी छोटी सी जगह में सबसे अच्छा, 1500 के आसपास छात्र हैं, और वहाँ से पढ़ रहे बच्चे काफ़ी आगे भी बढ़े हैं, कई कई अपने सेवाएं भी दे रहे हैं देश को, प्रदेश को, बिजनेस में, सर्विस क्षेत्र, सब क्षेत्रों में बहुत अच्छा है विद्यालय। इस प्रकार से बढ़ते गए, चलते गए। कभी कल्पना में नहीं था कि हम को विधायक बनना है या कुछ बनना। सब मेरे यहाँ के आरक्षित सीट था, यहाँ तक नगर पालिका में सब आरक्षित था। 94-95 में पहली बार नगर पंचायत जब बना हमारे यहाँ, तो चुनाव आया। तो ये हुआ कि भाई उस वक्त सिंबल नहीं था नगर पंचायत होने का। तो ये हुआ कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़े नेता थे खेड़िया जी, कांग्रेस का बहुत बड़े आदमी भी हैं, अरबपति आदमी। तो बोले उनके विरुद्ध कौन लड़ेगा, ये एक चुनौती थी। तो बोला वो जहां से भी लड़ेंगे अपन लड़ेंगे यार, क्यों चिंता करते, अगर वो कांग्रेस का तो भाजपा का मैं भी तो सबसे बड़ा नेता यहाँ पर। तो संयोग से वो भी हुआ, और जनता का इतना प्यार मिला मुझे और कार्यकर्ताओं का सहयोग से कि हम उस चुनौती वाले चुनाव को भी सर्वाधिक वोट से जीतने में सफल हुए। हाँ, पार्षद भी बना, फिर संगठन में तो काम करते ही रहा, जैसे नगर अध्यक्ष बताया, फिर सब मंडल में उपाध्यक्ष, फिर 90 में ही माननीय जब लखीराम अग्रवाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, तो जब नॉमिनेटेड बॉडी बनी शहडोल की, तो 90-91 में उस नॉमिनेटेड बॉडी में मुझे भी जिला मंत्री बना दिया था। अच्छा। शहडोल जिला जब एक था, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर सब, तब मैं भाजपा का जिला मंत्री हो गया था। तो मुझे और अच्छा लगा कि नहीं यार, मुझे और बढ़ के अब काम करना, पार्टी मुझ पर बहुत भरोसा कर रही है। तो मैंने फिर खूब काम किया, जो भी काम देते रहे संगठन सब पूरा काम करता, पूरी ईमानदारी के साथ, और घर का ही परिवार के पूरा सहयोग मिलता रहा, कोई दिक्कत नहीं गया कभी भी। यहाँ तक कि जब काम करना शुरू किया, ज़्यादा समय देने, मैं पहले दुकान भी करता था, जनरल गुड्स की मेरी दुकान थी, तो वही बंद हो गई राजनीतिक चक्कर में। बड़े पर्दे पे एक वीडियो हॉल डाला था, वो भी बंद हो गया। अच्छा। कोई बात नहीं, चलता रहा। फिर इसके बाद 2004-05 में नगर पालिका बिजुरी पहली बार ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ। तो संगठन से बात आई कि नहीं आपको अपने घर से लड़ाना है। बोला भाई मेरी वाइफ कभी राजनीति रही नहीं। बोले नहीं आपको ही लड़ाना। तो ठीक है, अब जैसी इच्छा। तो फिर लड़ाए, और कार्यकर्ताओं ने, जनता ने बताया कि बड़ा स्नेह रखता था मेरे साथ हमेशा। तो सर्वाधिक वोट से जिले में उस बार हमने चुनाव जीता। नगर पालिका, नगर पंचायत थी इसमें, करीब 2500 वोट से जीते नगर पंचायत चुनाव। तो अध्यक्ष बनी श्रीमती जी। उस समय फिर मैं जिला का महामंत्री था। फिर बाद में पार्टी ने, संगठन ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया, और कोतमा विधानसभा का जब ट्राइबल सीट था तो मैं कई बार चुनाव संचालन किया, लोकसभा, विधानसभा में,
इस प्रकार संगठन का काम करता रहा बेसिक रूप से, पार्टी जो भी काम दे दे करते रहे। 2008 में परसीमन में कोतमा सीट जनरल हो गई। बहुत से लोग दावेदार थे, क्योंकि इस पूरे संभाग में एकमात्र सीट कोतमा जनरल हुई, और जो शहडोल, उमरिया, ब्यौहारी जो जनरल थी वो सब ट्राइबल हो गई। तो स्वाभाविक है कि इस विधानसभा में काफ़ी दावेदार बढ़ गए। लेकिन पार्टी ने जो भी देखा हो, सोचा हो, मुझ पर भरोसा किया, मुझे चुनाव लड़ाया। उसका काफ़ी बड़े बड़े जो नेता थे वो तो बहुत विरोध भी गए, कुछ लोग पार्टी छोड़ के दूसरे संगठन में भी चले गए, ये सब हुआ। लेकिन जो निचले स्तर के कार्यकर्ता रहे, मंडल स्तर के, मंडल से नीचे जो बूथ स्तर के, वो सारे कार्यकर्ता अपने साथ प्रण प्राण से खड़े रहे। और 26 लोग चुनाव लड़े। पहला इलेक्शन था, 2 ईवीएम मशीन लगी, बड़े बड़े धुरंधर लोग चुनाव लड़े। जैसे HMS यूनियन के ऑल इंडिया चीफ जो हुआ करते नाथूलाल पांडे जी, वो बहुजन से लड़े, कम्युनिस्ट वाले भी लड़े हरिद्वार से, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग लड़े। जनता दल यूनाइटेड शरद यादव वाली पार्टी से भी भागवत प्रताप सिंह इलाकेदार थे, वो भी लड़े। ऐसे बहुत से लोग लड़े, कांग्रेस वाले सब तो लड़ी। अब 26 लोग लड़े चुनाव। लेकिन चले, जनता का और सबका पार्टी कार्यकर्ताओं का मेहनत से अपन जीते, और पार्टी ने जिस विश्वास से दिया उसमें अपन सफल हुए। विधायक रहा, जितना अपने से हो सका अच्छा से अच्छा करने की कोशिश किया क्षेत्र में, कि पार्टी का नाम खराब ना हो। और शायद मैं पहला विधायक रहा हूँ उस समय कि मैं लगातार 3 बार कोतमा विधानसभा का दिसंबर से लेकर जनवरी तक, पहली बार तो 30 दिन का, फिर 2 बार 45 दिन का एक रूट चार्ट बना करके इस गांव से दूसरे गांव जाना, तो वहाँ हम वाहन से जाते थे, फिर गांव के बॉर्डर पर पहुँचते ही गाड़ी छोड़कर पैदल हैंड माइक ले करके कार्यकर्ताओं के साथ पूरे गांव का पैदल भ्रमण करते रहे। फिर एक जगह चौपाल लगाते थे, जो भी गांव आ जाए तो सरकार की सारी योजना बताते थे उनको, जिससे जनता योजनाओं का लाभ उठा सके। और जो भी आ जाते थे उनका जितना हो सके मदद करना है तो वो भी करते थे। और रात्रि विश्राम भी वहीं करते थे, पंचायत भवन में या स्कूल में, और वहीं हैंडपम्प में नहाना, ये करना, सब करते रहे। घर में कोई कमी, लेकिन फिर भी नहीं, जनता ने चुना, जनता के लिए अपन को सेवा भाव से काम करते रहे, किया अपन ने। और फिर 13 महला की पार्टी ने मुझे ड्रॉप कर दी, कोई बात नहीं। फिर 18 में दिया, 18 में मैं लूज कर गया चुनाव। तो मैं तो सोचा अब कानून क्या होगा, लेकिन फिर भी अपन काम तो करते संगठन, क्योंकि मेरे को ये लगा कि मैं तो कभी भी ये सोच के नहीं आया था पार्टी को उसको विधायक बनना, कि ये बनना है वो बनना, लेकिन पार्टी ने मुझे सब कुछ बना दिया, जिम्मेदारी भी दे, सब कुछ किया। और फिर अभी 23 से फिर दे दी पार्टी ने टिकट। मैं जबकि एक दिन भी नहीं आया यहाँ पर, आपके को सत्य बता रहे, एक दिन भी नहीं आया। हाँ, जिस दिन मेरा टिकट की घोषणा हुई है 25 सितंबर को, उस दिन माननीय मोदी जी आए थे यहाँ सभा की भोपाल में, उस कार्यक्रम में मैं आया था, उस कार्यक्रम में। और जब मैं जाने का था यहाँ से कि रात में निकलूंगा, मेरा रिजर्वेशन था, और एक्स MLA होने के MLA रेस्ट हाउस भी रुका था मैं। जैसे निकलने वाला था उसी समय लोगों को फोन आने लगा एकदम से कि आपके टिकट की घोषणा हो गई। ये हुआ, मैं तो बिल्कुल मतलब बहुत ही वो हुआ एकदम से कि यार पार्टी इतना भरोसा मुझ पर कर रही, चलो ठीक है। तो फिर मैंने पूरे बड़े ही धैर्यता के साथ जितने भी लोग टिकट मांग रहे थे सबके घर गया, सबसे बातचीत किया, और सभी का अच्छा सहयोग मिला। जिनको नहीं मिला मान लो टिकट, दावेदार थे वो भी, तो सभी के पास में गया, इत्मीनान से घर में बैठा। कोई रैली नहीं, जैसे लोगों को टिकट मिल जाती ना तो तुरंत ही पटाखा फोड़ देते हैं, रैली निकालते हैं। अरे मैं बोला ये सब बिल्कुल नहीं करना है, पार्टी ने टिकट दी है, किसके लिए अपन को रैली करना है? क्या आपने लोगों को नीचा देखा? मैं भाई वो भी तो हमारी पार्टी का करता, पार्टी के निर्णय। तो मैं नहीं, उनके सबके घर गया, इत्मीनान से बैठा खूब सबसे, और उसका परिणाम ये रहा, सबका अच्छा सहयोग मिला। और उसी का परिणाम है कि हम जब से कोतमा विधानसभा बना था, मतलब 1956 से, जब से मध्य प्रदेश बना उस वक्त कोतमा विधानसभा बना, तब से लेकर अभी तक का सबसे अधिकतम वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बना। इस बार लगभग वोटिंग शेयर 58 से 60% के आसपास रहा। छोटा विधानसभा हो गया,
काफ़ी इकट्ठे हुआ, तो 60% के आसपास वोटिंग शेयर था। ये विधायक बन गया और मैं कहीं भी नहीं गया कि मुझे मंत्री बनाओ, ना प्रदेश अध्यक्ष के पास गया, ना संगठन मंत्री, कहीं भी नहीं गया। लेकिन चलिए, संगठन के लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने जो भी मेरे बारे में जानते रहे होंगे, उनको लगा फीडबैक जो भी रहा होगा, मुझे जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वाह कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा काम करूँ, इस विभाग को बहुत ऊंचाई तक ले जाऊँ। अभी भी आपके आने के पहले हमारे एसीएस गुप्ता जी हैं, उनको, और एमडी माल सिंह जी यहीं पर थे, तो उनको ही बुलाया था, खादी वालों को। यही सब समीक्षा करके, अब देखो भाई, बजट वजट पूरा यूज़ करो और काम को आगे बढ़ाना है। और जिस पोजीशन में हमको विभाग मिला था, मैं चाहता हूँ कि उसको हम बहुत अच्छी एक हाइट दे करके हम ले जाएं, उसको ऊपर तक ले जाएं, जिससे सरकार और सब में, संगठन में एक अच्छा रह कि इस विभाग को काफ़ी अच्छी हाइट दिया उन्होंने। तो जैसा कि हमारे शो का नाम है फेस बियॉन्ड फेस, चेहरे के पीछे चेहरा होता है, व्यक्तित्व जो बाहर दिखाई, व्यक्तित्व की गहरी परतें होती हैं। इसी वजह से दिलीप जायसवाल जी से हमारी चर्चा शुरू हुई, तो इसी प्रश्न के साथ शुरू हुई कि उनकी यात्रा, उस यात्रा में व्यक्तित्व के कई पहलू आपको दिखाई दिए होंगे। किसी राजनेता की सफलता सिर्फ सितारों पर निर्भर नहीं करती, उसके व्यक्तित्व, कृतित्व, उसकी पुरुषार्थ और मेहनत पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि राजनीति वो रपटीली राह है जिसमें कभी भी फिसलन हमसे दूर नहीं होती। ऐसे में दिलीप जायसवाल ने बहुत लो प्रोफाइल रहकर जिस तरह से अपना मुकाम बनाया, और जैसा कि उन्होंने बताया कि बिना किसी लॉबिंग के, बिना किसी प्रयास के न सिर्फ उन्हें टिकट मिलती रही, बल्कि मंत्री पद भी उन्हें सिर्फ उनके व्यक्तित्व के कारण, कृतित्व के कारण ऑफर में मिला। तो बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया आपका कि आपने अपनी गहरी राजनीतिक समझ और यात्रा के बारे में चर्चा की। अब जैसा कि विधायक के रूप में आपकी भूमिका की बात आती है, तो मंत्री पद की भूमिका भी है, लेकिन पहले विधायक के रूप में भूमिका, क्योंकि वहीं से बेस बनता है, और विधायक के रूप में जनता जब आपको चुनती है तो काफी उम्मीदें भी होती हैं। तो किन उम्मीदों के साथ जनता ने चुना और उन उम्मीदों पर आप कब कितना खरा उतरे? निश्चित तौर पर एक विधायक के रूप में जनता ने मुझे बड़ी उम्मीद से चुना, क्योंकि जब मैं 2008 से 13 में विधायक बना और 13 से फिर लेकर 23 तक 10 साल कांग्रेस के 2 विधायक रहे, और उन दोनों विधायकों का कार्यकाल अगर हम देखेंगे तो उनकी कोई बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। क्षेत्र काफ़ी ठगा महसूस कर रहा था कि हमारे साथ गलती हुई यार, ऐसे लोग चुन करके, और उन्होंने फिर से मुझे और पूरा भरपूर अपना आशीर्वाद और स्नेह प्यार दे करके मुझे, मतलब इतने वोटों से, जैसे मैंने बताया कि 58% से वो लगभग 60% के आसपास मुझे वोट मिला, कुल वोट जो पड़े। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे भी लगता है कि मैं क्षेत्र के लिए जो भी कर सकूं, हालांकि मैंने अपना कोई भी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया था, जो पार्टी का था वही था, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं तो शुरू से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तो मुझे तो मालूम है क्षेत्र में क्या होना चाहिए। तो मैं लोगों से बात करता था, यार देखो इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए हमको 2-4 काम करना पड़ेगा, कुछ तो उद्योग लाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर हम बहुत पीछे हैं क्योंकि हमारे सिंचाई कोई साधन नहीं, इसमें बढ़ाना पड़ेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, हम काफ़ी पीछे हैं, मध्य प्रदेश का बिल्कुल अंतिम छोर है। तो कहीं ना कहीं जो हमको मिलना चाहिए नहीं मिला। तो मैं मतलब जितना भी बोलूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को जितना भी मैं धन्यवाद दूं उन्हें, मतलब मेरे पास शब्द नहीं उनको कैसे धन्यवाद दूं। मैं रियल बोल रहा हूं, कोई वो नहीं सोचेंगे कि मैं, पहली बात तो आज़ादी के बाद से कोतमा विधानसभा से पहली बार मंत्री अगर किसी ने बनाया तो मोहन यादव जी ने बनाया और संगठन भाजपा ने बनाया। तो कोतमा, हाँ, कोतमा को मंत्री मिला, नहीं तो कोतमा में कभी कोई मंत्री नहीं रहा कोतमा विधानसभा से, तो इसके लिए हम तो बनाएंगे। फिर हमने जो मांगा सरकार से क्षेत्र के लिए वो हमको दिए। 16 अगस्त 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी अनूपपुर आए, उस सभा में हमने उनसे जो जो डिमांड किया वो सारी चीजें उन्होंने घोषणा कर दी, सारी चीजें।
और आज उनका इम्प्लीमेंट भी हो रहा। जैसे सबसे बड़ी मांग थी कोतमा प्रॉपर शहर में कि एक 100 बिस्तरी सिविल हॉस्पिटल हो जाए, तो बता दूं आपको उसकी स्वीकृति दे दिया, उसके लिए पैसा भी आ गया हमारे यहाँ 45 करोड़ रुपया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है ये। इसी प्रकार कई सड़कें थी वो सब उन्होंने दिया। बिजुरी के लिए तहसील, और बिजुरी भी जहाँ मैं रहता हूँ उसको भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको मैंने बोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। मैं सोचता हूँ वो सब फाइलें बहुत तेज गति से चल रही, वो भी सब उसका भी हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब जितनी चीज़ें थी वो भी हुई। अभी फिर आना था 4 जून को, कोतमा में आ रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन बारिश के कारण नहीं आ पाए उस दिन। उनके पायलट ने मना कर दिया कि हम रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनाएं बताऊं मैं आपको कि उन्होंने रीवा जा करके, रीवा से वर्चुअली हमारे सभा को संबोधित किया, और जो हम सोचे भी नहीं रहे जितना कि इतना भी मिलेगा। लेकिन उन्होंने एक हमको आउटडोर सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम देने की घोषणा की कोतमा में। फिर उसके बाद मेरे कोतमा विधानसभा के लिए केवई एक नदी है, उसमें सीतामढ़ी सिंचाई उद्वहन का घोषणा किया, जिसमें लगभग 46,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगा। मतलब विधानसभा का 80% एरिया सिंचित हो जाएगा। और उस पर अधिकारी लोग काम भी करना शुरू कर दिए हैं, उसका सर्वे करना, डीपीआर बनाना, ये सब करना, नक्शा बनाना। हमारा WRD विभाग जो है उसके ई है जो हमारे यहाँ, वो बहुत तेज गति से काम पे लग गया अपनी टीम के साथ में। ये जो उन्होंने दिया, सिंचाई भी, स्वास्थ्य भी, और शिक्षा के क्षेत्र में तो कॉलेज वॉलेज खैर पहले ही हो गया था, फिर भी अभी उन्होंने 2 CM राय स्कूल दिया ही है, और भी 2 की मांग है, शायद मिल जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, दे ही रहे। इसके साथ साथ जब हम विधायक ही थे, उस मंत्री पद नहीं, CM बन गए थे, हम मंत्री पद नहीं बने थे। मैंने CM साहब से बोला तो अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए कुछ बात किया, तो उसके लिए भी उन्होंने जहाँ जहाँ मैंने जो बोला उनको, तो मुख्यमंत्री अधोसंरचना के आधार पर हमको 5-7 बड़े बड़े मंगल भवन 1-1 करोड़ की लागत से, लोगों के भी शादी ब्याह, किस गाँव के भी किसानों के मजबूत हो जाए उसके लिए वो भी दिया उन्होंने। मतलब जितना भी चीज़ें मैंने मांगा वो सब चीज़ें उन्होंने दिया, और क्षेत्र में आज मैं कह सकता हूँ ये सब हुआ। और इसके साथ साथ जो मैंने कहा कि जो हमारे यहाँ जो क्षेत्र था पहले कोल माइंस एरिया, अब कोल माइंस बंद होते जा रही, तो काफ़ी, जब कभी इतना बड़ा एरिया था 20-22 हज़ार लोग, आज मुश्किल से 2-3 हज़ार लोग काम करने वाले हैं कोल माइंस में। तो बड़ा हताशा निराशा है मार्केट में कि लोग काम करने वाले लोग ही नहीं, अब तो पैसा नहीं है मार्केट में। लेकिन आज बहुत पहले वेलस्पन कंपनी ने एक पावर प्लांट लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण किया था। कोल ब्लॉक न मिलने का उसने अपना शेयर पूरा बेच दिया, अडानी ने खरीद लिया। मैंने विधायक बना, उसके बाद उनको मेल किया पत्र गौतम अडानी जी को, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उसके बाद सरकार का भी जो माननीय हमारे मोहन यादव जी का जो व्यू है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, तो यहाँ से भी रहा। तो गौतम अडानी जी आज हमारे यहाँ 3200 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रहे हैं। हाँ, उस पर काम भी शुरू हो गया है, तो उद्योग भी आ गए। तो जो एक अपना सपना था कि यहाँ उद्योग आए जिससे लोगों को रोजगार मिले, सिंचाई का साधन डेवलप हो जिससे किसान के खेत में पानी मिल जाएगा तो किसान हमारा संपन्न हो जाएगा, तो भी हो रहा। स्वास्थ्य भी मिल रहा है, और तहसील और ये सब तो है ही, फिर जितने भी रहा बताया, सड़क वड़क, बिजली, ये सब में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ जितने कम समय में जितना काम आज मेरे विधानसभा में चल रहा है, शायद 10 साल में जितने का काम अभी शुरू है 2 साल के अंदर ही, 10 साल में इतना नहीं हुआ होगा। और एक बोलते जब आपकी अच्छी नीयत हो, अच्छी सोच हो, तो ईश्वर भी सपोर्ट करता है। जब मैं पार्षद था उस समय हम लड़ाई लड़ते रहे कोल माइंस वालों से कि हमारा टैक्स क्यों नहीं देते हो आप नगर पालिका का, क्योंकि हमारे साथ ले जा रहे कोयला, तो उसके लिए जो हमारा टैक्सेस बनते हैं नियमों के अनुसार वो आप दीजिए हमको। नहीं देते रहे तो वो काफ़ी बकाया हो गया था उनके ऊपर। तो वो लड़ते लड़ते चला गया मामला कोर्ट में चलता रहा। फिर कोर्ट ने तय किया कि नहीं, इनका भी दो, और जो पिछला बकाया उसको आप FD करके हमारे यहाँ दो, छोड़ दो आप। वो FD करके छोड़ दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। अभी जब हम विधायक बने तो अभी वो
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वही पैसा आ गया हमारे यहाँ नगर पालिका में। इतना पैसा आ गया कि अब हमको नगर पालिका में मतलब काम करने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं अपने नगर पालिका बताना चाहता हूँ आपको, मेरे बड़े अच्छी प्लानिंग है वहाँ। हम कई अच्छे सामुदायिक भवन बनवा रहे हैं, उसमें शादी ब्याह के लिए मंगल भवन, सामुदायिक भवन, वाटर के लिए भी हमारे परिषद ने किया कि नहीं भाई सरकार उस पैसे को और कहीं दे दे अमृत 2 योजना के अंदर, हमको जरूरत है, हमारे पास पर्याप्त पैसा है, हम खुद अपने पैसे से कर लेंगे। लगभग 30-35 करोड़ की लागत से हम पानी के लिए भी केवई जल से बहराबाद से 2 जगह से हम कर रहे हैं। मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था बन जाएगी, 1.5 साल 2 साल लगेगा कि पानी की कोई कमी नहीं रहेगी पूरे नगर पालिका क्षेत्र में। हर किसी को शुद्ध पानी मिलेगा पीने का, उसके लिए काम कर रहे हैं। सड़कों के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। एक वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स क्लब और इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम ये भी हम बना रहे हैं वहाँ पर बिजली में। ये सब भी 2-3 साल के अंदर कभी आएंगे आप तो देखने को मिलेगा, लगेगा यार छोटी सी जगह में ये सारी चीज़ें हैं तो है। और इसके साथ साथ मैं भी पत्राचार कर रहा है, हमारी नगर परिषद बिजली ने प्रस्ताव पास करके दिया है, सरकार के पास भेजा है कि हम पीपी मोड में, मतलब नगर पालिका 100 करोड़ के आसपास पैसा लगाना चाहती है। हम हॉस्पिटल बना देंगे और भी जो बोलेंगे वो बना देंगे, बाकी कोई प्राइवेट पार्टी जो आ जाए तो उसके सहायता से हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना देंगे। नहीं, ये तो आपने जो बातें कही स्थानीय स्तर पे तो आप काफ़ी विकास कर रहे हैं। अब विभाग की यदि हम बात करें, फ्लिपकार्ट, अमेजोन का दौर है, चाइनीज माल भरा हुआ है, अब ग्रामीण और कुटीर उद्योग कहाँ उसमें पेट बैठ रहे? नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लेकिन मैं जिस दिन से आया, मैं बता दूं जिस दिन से मैं आया, मैंने जब विभाग को समझा जाना तो मैं उसी दिन बोला कि देखिए हमको सबको अपना अपना वेबसाइट बनाना है। और वेबसाइट बना के एक तो इंटरनल अपना स्टॉक कितना है, कितना उत्पादन हो रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, किस शॉप में कितना किस प्रकार से है, पुराना माल कहाँ गया है, ये सब रखिए। और एक कॉमर्शियल उसके लिए भी हमको एक साइट बनानी है कि जिस प्रकार से हम आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो उन्हीं से हम टाइप करके हमारा अपना होना चाहिए, तो हम अपना भी चीज़ को बेच सके। और प्रत्येक अपने उत्पादन पे जो भी हमारा उत्पादन है उस पर बारकोड के साथ QR कोड भी लगाओ, क्योंकि वस्तु नहीं बिकती आजकल, स्टोरी बिकता है। आप दुकान में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ दिखला देता है कपड़ा, लेकिन आप कंफ्यूज होते हैं यार कि इसको ले इसको ले उसके ले। लेकिन जब वो सेल्समैन या दुकानदार जब कहता है सर ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, ये फलाने मिल का है, इस प्रकार का सूत से बना है, धागे से बना है, तो फिर आपको भी लगता है नहीं ठीक, अच्छा इसको दे दो। तो प्रस्तुति का मामला रहता है सब कुछ। तो मैंने वही बोला कि अपनी ऐसी स्टोरी भी बनाइए आप कि जब हम प्योर सिल्क की साड़ी बना रहे हैं, रेशम विभाग हमारा, जो मेरे विभाग में 3-4 घटक है, एक खादी है, दूसरा हथकरघा है, तीसरा हमारे पास रेशम है और चौथा माटी कला हस्तकला है। तो रेशम जो हमारा है प्योरली है, और उसके लिए हम उसके अपने MD से हमने बात किया है कि इसका उत्पादन में अच्छा बढ़ाइए और अच्छी इसकी क्वालिटी लाइए। और इसमें चाहे तो आपको अपने बोलेंगे कि IIM के बच्चों से, जिससे भी आप उसका नई डिज़ाइन, नया ऐसा डिमांड बच्चों जो हो आज की तारीख में, ऐसा डिज़ाइन भी उत्पादन बढ़ाइए और ये सब चीज़ों से इसे जोड़िए आप। और एक कॉमर्शियल बनाइए, प्लेटफॉर्म बनाइए और फिलिप से या अमेजोन से जुड़ करके अपन इसको आगे बढ़ाएं। ONDP से भी अपन जुड़ करके कर सकते हैं, भारत की जो है, तो ये अपन कर, उस पर हमारा चल रहा बहुत तेज़ी से। अभी खादी का हमारा वेबसाइट बन गया है, आज ही बात हो रही थी, हमारे ACS गुप्ता जी हैं, तो हम हथकरघा में भी और रेशम में भी बना करके अपना अपना वेबसाइट अपने अपने स्टॉक के लिए, फिर तीनों का एक हम बना करके उसको इस माध्यम से भी हम मार्केट में उतरने वाले हैं। पॉलिटिक्स की बात हो गई साहब, विभाग की, आपकी पर्सनल लाइफ तो आप इस राजनीति के आपाधापी में कहाँ रखते हैं? फैमिली के साथ, खुद के भी शौक होते हैं, इच्छाएं होती हैं, फिर प्रारब्ध से जुड़ी हुई कुछ बातें और भी होती हैं। बहुत अच्छी बात आपने कहा है, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि बचपन से मेरे अंदर पॉलिटिक्स पे आना बड़ा शौक था मेरा एक,
मेरा एक नशा बोले जिसको बोले, इस प्रकार का था। तो मुझे जन सेवा में बहुत आनंद आता है। वैसे मैं व्यवसायिक हूँ, व्यवसाय तो फिर अब कर नहीं सका, बताया 2 दुकानें मेरी बंद हुई, 2-3 काम ऐसा, गल्ले का काम भी जो किया वही पहले बंद हो गया, फिर जनरल गुड्स दुकान वही बंद हुआ, फिर वीडियो हॉल बिल्डर वही बंद हुआ, फिर कृषि एग्रीकल्चर, अब परिवार का सपोर्ट मिलता रहा मुझे, तो चलता रहा। अब बेटा है मेरा, तो वो बोला भाई तेरे को अगर राजनीति पॉलिटिक्स उसको इंटरेस्ट ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी इंटरनल जो सहयोग होता मुझे करता है, और वो अपना व्यवसाय के काम में आगे बढ़ रहा। अभी छोटी मोटी ठेकेदारी करता है, उसकी प्लानिंग है एक राइस मिल डालने की, कि सरकार की योजनाओं से हम लोन लेकर, बहुत बढ़िया, अच्छा जो तुमको अच्छा लगे वो करो, अपनी इच्छा से करो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, वो चल रहा। और जैसा कि मैंने बताया, मेरा तो पर्सनल मतलब जन सेवा में रहा। मैंने कई घटना, जैसा आपको एक ही घटना बताया स्कूल का, उसके बाद ऐसे ही मैं किसानों के लिए भी लड़ता रहा, कोल माइन से बहुत, हमेशा उनके लिए। किसी का भी दुख दर्द मुझको बहुत ज़्यादा देखा, लग रहा किसी के साथ अन्याय हो रहा तो देखा नहीं जाता रहा मुझको। तो अपने ही क्षेत्र, गृह क्षेत्र के पास किसानों की ज़मीन उमीन कॉल ले लिया था, बिना कंपनसेशन दिए उसमें डिक्लेयरिंग कर दिया था। उसकी भी लड़ाई हमने बहुत दिन तक लड़ी, लगभग 1.5 साल लड़ा, जिसमें 190 दिन तो कंटिन्यू आंदोलन किया हमने। और उसका परिणाम था ये 93-94 की बात, जब हमारा कोई विधायक नहीं था, ना हमारे पास सांसद था, हमारे भाजपा को हमारी सरकार भी नहीं थी। तो जब लड़ाई लड़ा तो उसका परिणाम ये हुआ कि लगभग 200 से भी ज़्यादा लोगों को SSCL में परमानेंट उन्हें रोजगार मिला, और 52 लाख का उनको मुआवजा भी मिला। तो ऐसा संघर्ष और लोगों की सेवा में मेरे को बड़ा आनंद आता रहा, तो वो चली रहा आज भी। जी, तो समय की सीमा है, आपसे जो इंटरव्यू हुआ उसमें लगभग सभी पहलू सामने आए। निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व बड़ा है, तो एक इंटरव्यू में सारी बातें आना संभव नहीं है। फिर हम बात करेंगे उनसे, लेकिन आज का जो इंटरव्यू है उसमें जो बातें सामने आई, निश्चित रूप से एक राजनीतिक के लिए ये संतोष की बात होती है कि उसे समाज में, शासन व्यवस्था में एक उचित मुकाम मिले और उसको वो चरितार्थ करे जो भूमिका उसको मिली है, जो उम्मीदें उसके साथ जुड़ी हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरना भी एक बड़े संतोष की बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जायसवाल जी, आप हमसे जुड़े। धन्यवाद आपको, और आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात नीचे तक जाएगी, मेरे बारे में लोग जानेंगे, और उनका पूरा आशीर्वाद जिस प्रकार से मिला और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसे मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।